बैम्बू स्पाइन एक कॉम्प्लिकेशन है, जिस कॉम्प्लिकेशन को हम लोग एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस भी कहते हैं। और ये तब होता है, ये बीमारी तब होती है जब एक से अधिक रीढ़ की हड्डियां आपस में फ्यूज कर जाएं, यूनाइट कर जाएं, फ्यूजन हो जाए। बोन्स में जब फ्यूजन होगा तो लचीलापन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फ्यूजन हो जाए बोन्स में रीढ़ के हड्डी के। बैम्बू स्पाइन का लचीलापन घट जाता है। वो लचीलापन, चूंकि वो तो फ्यूज कर गई, अभी क्या लचीलापन है, हर रीढ़ की हड्डी के बाद इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और डिस्क जो बना हुआ है उसका फाइब्रस एन्यूलस बाहर का, और भीतर का न्यूक्लियस पल्पोसस, ये रीढ़ के हड्डी में लचीलापन तथा शॉक एब्जॉर्बर का भी काम करती है। जब बैम्बू स्पाइन होएगा तो फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, हड्डियां ज्यादा फ्रेजाइल हो जाएंगी। फ्रेजाइल का मतलब क्या हुआ? फ्रेजाइल का मतलब यह हुआ कि हड्डी आसानी से ब्रेक कर जाए, टूट जाए, कमजोर हो जाएगी, क्रैक से टूट जाएगी। और सर मतलब कड़ा हो जाना सर। हाँ, कड़ा होना। और फ्रेजाइल का मतलब टूट जाना, ऐसा होना कट से टूट जाएगा इजिली, ठीक है ना। और इसका जो है डिफरेंट शेप और हेल्दी, डिफरेंट शेप हो जाएगा एक हेल्दी स्पाइन से। अगर हम लोग हेल्दी स्पाइन के से मिला करके इसको बात करें तो वहां पर ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। ज्यादातर लोग जो बैम्बू स्पाइन के लिए सर्जरी नहीं कराते हैं, ठीक है, तो उनके कंडीशन को मेडिसिन या कॉम्प्लीमेंट्री थेरेपी के द्वारा किया जाता है, ठीक है। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस अर्थराइटिस का एक क्रोनिक फॉर्म है। अर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? इन्फ्लामेशन ऑफ द जॉइंट। तो जॉइंट का जब एक क्रोनिक कंडीशन आएगी, अर्थराइटिस ही आगे चल करके एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में कन्वर्ट कर सकती है, गारंटी नहीं है, इट मे बी। तो हो सकता है कि ये जो है क्या है, एक फॉर्म है, ये पद बढ़ गया, क्या चीज का? अर्थराइटिस का। अर्थराइटिस से वो तरक्की करके बन गया एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। लीजिए, बीमारी और ज्यादा तगड़ी हो चुकी है, ठीक है। और इसके कारण ये जो हड्डियां हैं, ये जो स्पाइन है, ये आपस में जुटेंगी, ये फ्यूज कर जाएंगी आपस में, एक दूसरे से स्पाइन जो है जुटना स्टार्ट कर जाता है, फ्यूज कर जाता है, ठीक है। ये जो स्टेज है एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, इसी को हम लोग बैम्बू स्पाइन के नाम से जानते हैं। और ये जो बैम्बू स्पाइन है, ये किसी में भी हो सकता है ना। जो आदमी की को हड्डी से संबंधित रोग है, जैसे कि अर्थराइटिस है, तो वहां पर भाई सतर्कता तो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। डॉक्टर्स को जरूर देखना है और एक्सरे कराना बहुत ज्यादा माने रखता है, क्योंकि यहाँ पे एक्सरे का जो अपीयरेंस होगा वो आपको बताएगा कि पेशेंट सफर कर रहा है कि नहीं बैम्बू स्पाइन से। उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी, उसका स्टिफनेस होगा, उसका लचीलापन कम होगा, उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट हो जाएगी, ठीक है। तो डॉक्टर साहब कैसे देखेंगे कि बैम्बू स्पाइन है? जब तक उसका एक्सरे करके नहीं दिया जाए। एक्सरे कितना तरह का होना चाहिए? तो कम से कम एपी और लैटरल तो जरूर होना चाहिए, ठीक है। सर किसी किसी को देखते हैं सर, मतलब जैसे किसी गर्दन है, हाँ, तो गर्दन में वो मूव नहीं करता, पूरा घूम के मतलब पीछे की ओर देखता है या दाएं बाएं का। हाँ, हाँ, तो वो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से ऐसा होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में बहुत पेनफुल कंडीशन हो जाता है। वो लोगों को ही ट्रैक्शन, वो लोग को ही कॉलर का जरूरत पड़ता है, नहीं। yes.
अब रही बात कि इसकी जो इलाज होगी बैम्बू स्पाइन की, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी करती है ना। और इसमें जरूरी नहीं कि हर बार सर्जरी होनी चाहिए। सर्जरी रीढ़ की हड्डी की तो सक्सेस रेट कम है, लेकिन जब एकदम मजबूर हो जाता है डॉक्टर कि अब इसके पास कोई उपाय नहीं है, कुछ उपाय नहीं है, तो अब तब बोलता है कि नहीं सर्जरी होनी चाहिए। ठीक है, तो नहीं से तो बेहतर है कि सर्जरी हो जाए। ऐसे भी गड़बड़ाया हुआ अगर मामला है तो सर्जरी होकर के शायद सही हो जाए। तो सर्जरी इसमें जो है कंडीशन होता है कि कितना ज्यादा क्रोनिक है, कितना ज्यादा वर्स्ट कंडीशन है, और किस तरीके से किस तरीके का हुआ। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन डिसाइड करता है कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर से इसको कैसे ट्रीट किया जा सकता है। अदरवाइज हो सकता है कि इसको जो है कुछ मैनुअल थेरेपी, एक्सरसाइज थेरेपी, है ना, कुछ प्रिकॉशंस, जिसकी वजह से वो व्यक्ति के इस रोग को कंट्रोल किया जाए और इसको दूर किया जाए। ठीक है। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को हम लोग बैम्बू स्पाइन ही क्यों कहते हैं? बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है समझाना। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको हम लोग बैम्बू स्पाइन क्यों कहते हैं। एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस है। इन्फ्लामेटरी अर्थराइटिस, देखिए अर्थराइटिस हो गया यानी कि इन्फ्लामेशन, जिस चीज में टिस लग गया तो वो तो इन्फ्लामेशन हुआ ही हुआ। तो हड्डी का जो ज्वाइंट का जो इन्फ्लामेशन होता है दैट इज सेड एज अर्थराइटिस। ठीक है, तो यह एक प्रकार है, एक किस्म है, एक टाइप है। क्या चीज का? अर्थराइटिस क्या चीज का एक प्रकार है? अर्थराइटिस का एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस इज अ टाइप ऑफ अर्थराइटिस। ठीक है, ये जो एंकोलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है ये ज्यादातर प्रभावित करता है रीढ़ की हड्डी को। ठीक है, लेकिन ये बड़ा धीरे धीरे करता है, उसमें बहुत सारे समय लगते हैं, कई साल लग जाता है, और उसके बाद ये कंडीशन डेवलप करता है। किसी किसी में ये बहुत ज्यादा लंबे पैमाने पर फैलता है, ज्यादातर ज्यादा रीढ़ की हड्डियां इन्वॉल्व हो जाती हैं, तो उसको हम लोग कहेंगे वाइड स्प्रेड एंकिलोसिस और फ्यूजन ऑफ द बोन्स गेट फ्यूज्ड विथ ईच अदर। अब बोन जब फ्यूज कर जाएगा तो जो लचीलापन है वो कम हो जाएगा। ये जो स्टेज है, ये जो स्टेज है स्पाइनल वर्टिब्रा का, वो ऐसा स्टेज होगा कि हड्डियां अब इंडिपेंडेंटली उस तरह का उसका लचीलापन नहीं रहेगा। ठीक है, वो मूव नहीं कर पाएंगी, स्पाइन काफी रिजिड हो जाएगा, रिजिड। ठीक है, और अपना लचीलापन वो खोने लगेगा या खो देगा। इसीलिए हम लोग इसको बैम्बू स्पाइन भी कहते हैं, इसको हम लोग बैम्बू स्पाइन भी कहते हैं। ये जो कंडीशन होता है, जो लोग इसको एक्सपीरियंस करेंगे, जिस व्यक्ति को सफर करते हैं, उनसे आप पूछिए, आप अपने पेशेंट से हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट लीजिए। आप जब हिस्ट्री लेंगे पेशेंट का तो आपको पता चलेगा कि उनका मूवमेंट काफी, वो बताएंगे कि रिस्ट्रिक्ट किया, या आप एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं या कोई क्लिनिकल एग्जामिनेशन करता है तो उससे भी आप पता कर सकते हैं, वो भी बताएगा कि नहीं मूवमेंट काफी रिस्ट्रिक्ट हो चुका है। ठीक है, यहां पर खतरा फ्रैक्चर का बढ़ जाता है। क्या चीज का खतरा बढ़ता है? फ्रैक्चर का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है ना। यहाँ पर खतरा ऑफ फ्रैक्चर है ना, फ्रैक्चर होने की संभावना बढ़ जाती है स्पाइनल बोन्स की। जैसे जैसे इन्फ्लामेशन है ना होता चला जाता है ना, तो हड्डियों का जो टेंडन है और लिगामेंट है ना, वो
इसके चपेट में आना चालू हो जाएगा, ठीक है। और इन्फ्लामेशन के बाद बॉडी की कोशिश रहेगी कि इसको नॉर्मल हो, बॉडी का ये पार्ट नॉर्मल हो, ठीक है ना। यहां पर जो दिक्कत है वो हीलअप हो। नेचुरल प्रोसेस लगातार इसको सही करने की कोशिश करने लगता है, रिपेयर करने की कोशिश करता है ना। ऐसा करने के कारण नुकसान हो जाता है। कभी कभी किसी का ज्यादा आप सुधारने की कोशिश कीजिएगा, आप ही के ऊपर जो है कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा। तो जब ये एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है तो बॉडी का जो नेचुरल हीलिंग टेंडेंसी है, जैसे हाथ कट गया तो फिर क्या होता है, क्लॉटिंग हो जाता है, यहाँ पर जाम हो जाता है ना, क्लॉटिंग फैक्टर काम करता है, ब्लीडिंग होना बंद हो जाती है, ठीक है। कहीं पर इन्फ्लामेशन होता है ना, उसके बाद धीरे धीरे वो भी हील कर जाता है। ये जब प्रॉब्लम हील अप हो जाती है तो इन्फ्लामेशन भी धीरे धीरे सबसाइड कर जाता है। इसी तरह जब किसी को एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो जाता है तो नेचुरल प्रोसेस जो हमारे बॉडी का होता है, वो हमारे पेशेंट का बॉडी का जो होगा वो लगातार रिपेयर करने की कोशिश करेगा। जो स्कार का फॉर्मेशन हुआ है, ऐसा होने के कारण अधिक बोन का निर्माण होने लगता है, एक्स्ट्रा बोन्स बन जाते हैं। और इसी का कारण ये बनता है कि ऊपर की हड्डी नीचे के हड्डी से फ्यूज कर गई, यूनियन हो गया, यूनाइट कर गई, फ्यूजन हो गया, दो हड्डी, दो वर्टिब्रा आपस में जुड़ गया, उसके नीचे वाला भी हड्डी आकर के जुड़ गया। इसी को तो कहते हैं एंक्यूलोसिस। एंक्यूलोसिस, इसको हम लोग क्या कहते हैं, एंक्यूलोसिस। स्पाइन जो है यहाँ पर फ्रैक्चर होने का खतरा बढ़ जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी घट जाती है, ठीक है। और बोन आपस में फ्यूज करते करते कमजोर हो जाते हैं। क्या होते हैं, कमजोर हो जाएंगे, ठीक है। फ्रैक्चर जो स्पाइन का होता है, फ्रैक्चर जो स्पाइन का होता है, रीढ़ के हड्डी का जो फ्रैक्चर होता है, वो 4 टाइम more common trusted source among people with ankylosing spondylitis compared to general population. Ankylosing spondylitis is one cause of osteoporosis. Ankylosing spondylitis एक कॉज है, एक वन ऑफ द कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस। इसके कारण जो है ऑस्टियोपोरोसिस भी डेवलप कर जाता है। अच्छा सर, ये सर पूरे स्पाइन में हो सकता है, हाँ, से लेके हाँ, पूरा पूरा, एक से ज्यादा, पहले एक जगह होगा, 2 जगह होगा, 3 जगह होगा, ऐसे करके पूरा ज्यादा वाइड स्प्रेड भी हो जाता है। अब देखिए ये जो फ्रैक्चर होता है ना, ये माना जाता है, जब सर्वे होता है, सर्वे किया या आप बहुत सारे पेशेंट के बारे में जब स्टडी करेंगे तो आप देखिएगा कि जो लोग एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से सफर कर रहे थे, उन लोगों में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति भी पाए गए जिनका रीढ़ के हड्डी का फ्रैक्चर आप देख सकते हैं, ठीक है। कारण क्या है कि वो जो चीज लचीली है उसको ज्यादा हार्ड कर दीजिएगा, स्टिफ कर दीजिएगा तो वो तो टूट सकती है, ठीक है। एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होने के बाद जो है एक नई बीमारी का डेवलपमेंट होता है जिसको हम लोग कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस अमूमन तब होता है जब कैल्शियम का लेवल रिक्वायर्ड अमाउंट से कम होगा और हड्डी में लैक हो जाएगी, कमी हो जाएगी कैल्शियम की, और हड्डी काफी पोरस हो जाएगी। हड्डियां जब पोरस हो जाती हैं तो फ्रैक्चर का चांसेस वहां पे बढ़ जाता है। और जब फ्रैक्चर एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में हो सकता है तो उसके बाद एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बाद अगर किसी व्यक्ति को ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप करता है तो वहां पर 10 टाइम्स ज्यादा चांसेस है फ्रैक्चर होने का। फ्रैक्चर चाहे एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से हो, चाहे ऑस्टियोपोरोसिस से हो, चाहे वो व्यक्ति जिनमें एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के बाद ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप किया हो, इन लोग में से किसी में भी, यानी कि बीमार हड्डी में हड्डी जब टूटती है तो वो चोट लगने से नहीं, वो डायरेक्ट ब्लो से नहीं, इनडायरेक्ट ब्लो से नहीं, वो ऐसे भी टूट सकती है। आप कुर्सी पर बैठे हुए खड़े हुए, बस हड्डी पर जरा सा जोर पड़ा, वो हड्डी टूट गई, तो उसको हम लोग कहेंगे
क्या उसको कहेंगे पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, उसको हम लोग कहते हैं पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर, ठीक है। जो भी व्यक्ति है एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, उसको एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस होता है। जैसे जैसे ये प्रोग्रेस करेगा उसको जो है एक यूनिक टाइप का जो है ना एहसास होता है। जो लोग अचीव करते हैं अर्ली डायग्नोसिस, जिसका हो जाता है, आपके पास गए, आपने डायग्नोसिस कर लिया, तो ट्रीटमेंट जैसे ही तेज किया जाता है तो इस बीमारी से बचाव किया जा सकता है, बीमारी को तेजी से बढ़ने से रोका जा सकता है और कॉम्प्लिकेशन के ओर नहीं जाने दिया जा सकता है। हड्डी अगर थोड़ी बहुत अगर डैमेज हुई है, यानी कि यूनाइट करने लगी है, फ्यूजन होने लगा है, ये वाइडली स्प्रेड नहीं करेगी, आगे कंडीशन क्रोनिक नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज होता है। तो जितना अर्ली इसकी जांच हो जाए, इसकी जांच ब्लड टेस्ट से नहीं हो सकती, इसकी जांच ब्लड टेस्ट से नहीं हो सकती, तो क्या चीज से हो सकती? एक्सरे से होगी, है ना, एक्सरे से हो सकती है, ये MRI से हो सकती है, कैट स्कैन, सीटी स्कैन के माध्यम से हो सकती है। बहुत सारे लोग जो एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस को एक्सपीरियंस करते हैं, है ना, जिसको हम लोग बैम्बू स्पाइन कहते हैं, बैम्बू स्पाइन। ले लीजिए सर 2 मिनट। अरे 2 मिनट हो या 10 मिनट हो, पैसा दे दिया हूं मैं। As a new biological medication have made it easier to manage the condition and prevent its progress. तो यहाँ पर जो एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उसमें जो व्यक्ति बैम्बू स्पाइन से सफर करता है, वो उनके में एक न्यूअर बायोलॉजिक मेडिकेशंस बनाया गया, ठीक है, जिससे कंडीशन को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल किया जाए। जैसे जैसे बीमारी आती है वैसे वैसे दवा भी आती है, ट्रीटमेंट भी आ जाता है, ठीक है। बहुत से लोग जिनके में एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस होगा वो एक्सपीरियंस करेंगे बैम्बू स्पाइन से, और न्यू बायोलॉजिकल मेडिसिन, जो बायोलॉजिक मेडिसिन जो बनाई गई है, ये कंडीशन को मैनेज करने में बहुत सहायक होती है, ठीक है। अब आते हैं मेन मुद्दा पर, मुद्दा जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हम ये गैलरी नंबर 4 दिखा रहे हैं, पिछले की 3 गैलरी आप देख चुके हैं, ठीक है। अब आइए चौथे गैलरी में जाती है, और जो एक्सरे प्लेट में हम लोग, हाँ, एक्सरे प्लेट में जो इमेज को देखते हैं वो व्हाइट आती है, उजली आती है, ठीक है ना, व्हाइट आती है। तो देखिए यहाँ पर है, आपको स्पाइन जो है आपस में फ्यूजन होने लगा है, यहाँ पे वो चीज को दिखा रहा है, और इसमें जो चेंजेस आ रहा है इसको हम लोग देखते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, हाउ यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई वेदर पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस और नॉट, इन माय नेक्स्ट लेक्चर। दूसरे लेक्चर में मैं इसके बारे में क्लियर करूंगा कि ये इमेज को देख करके आप कैसे बताएंगे कि ये एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। देखिए, जब हड्डी क्या है, ब्लैक है, ठीक है, तो जो जगह को ये सारी जो हड्डी है, इससे जो नीचे वाला हिस्सा है ये रिजेंबल करने लगे, वहां पर की डेंसिटी बढ़ जाए, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की डेंसिटी बढ़ जाए, ठीक है ना, इंटरवर्टिब्रल डिस्क की डेंसिटी बढ़ जाएगी, तो हम उससे अंदाजा लगा लेंगे कि ये एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है। इस पर कुछ मैं निगेटिव इमेज दिखाऊंगा जिससे बात और ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आने लगेगी, ठीक है। तो चलिए इसके साथ ही यहीं पर मैं स्टॉप करता हूं, ठीक है, ओके, थैंक यू, धन्यवाद।